मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्र हो, आपल्याला माहीत आहे महाराष्ट्रामध्ये अ, एक कायदा बनलेला आहे. फडणवीस सरकारने एक कायदा आता बनवण्याच्या तयारीमध्ये आहे. ज्याचं जनतेमध्ये त्यांनी त्याच्यावर चर्चा, त्याच्यावर सल्ले मागितलेले आहे. तो कायदा म्हणजे तो कायदा म्हणजे त्याचं नाव असं आहे, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम. अशा प्रकारचा कायदा आणण्यासंबंधानं काही महाराष्ट्राच्या जनतेला सल्ले मागितलेले, हरकती मागितलेल्या आहेत. मी सध्या दिल्लीमध्ये आहे आणि ह्या संबंधानं काही कार्यकर्त्यांशी चर्चा करत असताना जस्ट हा मुद्दा छेडला, की महाराष्ट्रामध्ये असं सुरू आहे. तर ह्या संबंधानं मी जेव्हा माझ्यासोबत जे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, एस धम्मी साहेब, जे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत. मी यांच्याशी याच्यावर चर्चा केली. जे काही महाराष्ट्र सरकार कायदा बनवणार आहे, मग ते जनतेच्या सल्ल्याने असो, हरकती घेऊन असो, ते दिल्लीमध्ये राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीसाठी येतं, तेव्हा तो कायदा त्याला राज्य स्तरावरही त्याला कायदा म्हणून त्याला मान्यता मिळते. अशा प्रकारे जेव्हा मला माहिती मिळाली, तर आजचे जे पाहुणे आपल्यासोबत आहेत ते त्यांच्या शासकीय कार्यकाळामध्ये सचिवालयामध्ये केंद्राच्या कार्याला होते आणि अशा प्रकारच्या गोष्टी याच्यापूर्वी त्यांच्यापर्यंत आलेल्या आहेत. आणि त्या संबंधात माझ्याशी जेव्हा ते बोलले, तर मला असं वाटलं की महाराष्ट्राच्या लोकांशी ह्या संबंधानं ह्या गोष्टी शेअर केल्या पाहिजे, की इथे केंद्राचं काय भूमिका आहे आणि याच्यावर एक एक जवळपासच चळवळीची काय आपली भूमिका असली पाहिजे, त्याच्या पक्षाची भी काय भूमिका है, ते मांडतील. त्यामुळे सर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। तो एक तो ये मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र में इस प्रकार का कानून जो आ रहा है जन सुरक्षा को लेकर नाम पे, लेकिन जैसे मैंने इसको पढ़ा है तो महाराष्ट्र में बहुत सारा इस पे विवाद, मतलब कार्यकर्ता जो है इस पे चर्चा कर रहे हैं, प्रतिक्रिया उल्टी सुल्टी प्रतिक्रियाएं आ रही है इस पर। तो और एक प्रकार से जो जो मूवमेंट में काम करने वाले जो लोग हैं तमाम हमारे बहुजन समाज के, वो एक भय का माहौल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखेंगे और वैसे भी केंद्र में आप देखेंगे, ऐसा कोई मतलब प्रेशर ग्रुप नहीं है कि इसको लेकर के लोग सरकार को जो ये दबाव में ला सके। तो एक प्रकार का एक निगेटिव माहौल क्रिएट हो रहा है इस कानून को लेकर। लोग जो ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि संगठनों को दबाने के लिए, लोगों की अभिव्यक्ति को दबाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार जानबूझ के ये कायदा लेकर आ रही है। तो ये तो इसका आप केंद्र में रहे हैं और आप इस प्रकार कायदा, आप इसके पहले भी आपके पास कुछ आया है ऐसा, आपने मुझे चर्चा में बताया था। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि क्या मामला है, किस प्रकार से, मतलब वो पहले क्या प्रारूप में आया था और अभी इसको क्या, इसमें आप क्या देखते हैं? नहीं, वो महाराष्ट्र के पास पहले से इलीगल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उनके पास है और उसमें उनके पास पहले ही काफ़ी सख्त प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, और जिसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं, करते ही हैं वो। तो इसलिए इससे ज़्यादा सख्त वो कानून अगर लाना चाहते हैं, अगर एसोसिएशंस को या लोगों को अगर वो ये डराने वाला जैसे मसला है, तो उसमें जितनी ज़्यादा पावर्स आप लोगों को देते हैं, उतना ही ज़्यादा लोगों के खिलाफ उसका मिसयूज़ का खतरा बना रहता है। रहा एसोसिएशंस का मसला, वो फंडामेंटल राइट है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एसोसिएशन बनाना। तो बनाना फंडामेंटल राइट का मतलब ये हुआ कि जब आप एसोसिएशन बना सकते हैं, इसका मतलब एसोसिएशन चलाना भी फंडामेंटल राइट है। आपका जो उद्देश्य है, जो भी काम करते, तो वो काम करना आपका फंडामेंटल राइट है। और जहाँ तक अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना, अपनी बात लोगों तक पहुँचाना है, तो वो भी राइट टू स्पीक जो है, राइट टू स्पीच, वो फंडामेंटल राइट है। जहाँ तक उसका मसला क्रिमिनल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए हमारे देश में सभी राज्यों के पास और नेशनल लेवल पर भी वो पहले से ही हमारे पास में कायदा मौजूद है, कानून मौजूद है। तो और उससे ज़्यादा सख्त अगर आप करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के वो अगेंस्ट चला जाएगा वो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पहले से ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास या सेंटर के कानूनों को अगर देखते हैं, तो पहले से ही इतने ज़्यादा कानून बने हुए हैं
उनका ही मिसयूज इतना ज्यादा है, तो और सर सख्त मैं आपको करेंगे तो और हो इसमें जाएगा। मैं इस पर आपको रोकना चाहता हूँ सर। इस कानून में जो लिखा है कि इससे मतलब खास 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 चीजें जो लोगों के समझ में आती है, दर्शकों का भी ये बातें समझ में आएगी, वो ये है कि अगर आप कोई सरकार ने कोई मान के चलो कोई ऐसा कानून बनाया कि जो भारत के संविधान के मूल ढांचे और लोगों की अभिव्यक्ति को लेकर या अधिकारों को प्राप्ति को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, इसमें अगर लोग या कोई संगठन सरकार की अगर निंदा करता है, सरकार का विरोध करता है, या फिर उसके संदर्भ में कोई पर्चा बांटता है, कोई अगर इस पे व्यक्ति या संगठन इस पे अगर कोई अभियान चलाता है, या इस प्रकार से कोई मतलब कोई नाटिका करता है या फिल्म दिखाता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आई है। अगर ये करते हैं और सरकार कोई अगर गलत कानून पास करती है, तो ये आप देख रहे हैं कि संविधान को मतलब कुचलते सरकारी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, जिस प्रकार से काम करे, जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, और जनता अगर इसके खिलाफ और किसी प्रकार की प्रचारात्मक एक्टिविटी या जन जागरण की एक्टिविटी चलाती है, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में लिखा जाएगा और लोगों के ऊपर मुकदमे दायर करके और संगठनों को बंद किया जाएगा। इस प्रकार से इसमें आ रहा है। नहीं देखिए, मैं जैसे आपको बताया, पहले से ही उनके पास में ये कानून है और उनका मिसयूज जम के होता ही है। हाँ, लोग सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को क्लैरिफाई किया हुआ है कि किस हद तक आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स को आप उनको जो है वो कर्टेल कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान का मूल ढांचा है, आप उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ज़्यादा तानाशाही नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कानून अगर अभी मान लीजिए एक प्रस्तावित कानून है, ड्राफ्ट स्टेज है, लोगों की राय के लिए सर्कुलेट किया हुआ है, तो जो संस्थाएं हैं उनको चाहिए कि इस मामले पर तमाम अध्ययन करें। पहले से जो कानून मौजूद है महाराष्ट्र में और जो पहले से सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट्स इन इन मुद्दों पर आए हुए हैं, और उनको लेकर के वो राज्य सरकार को लिख सकते हैं कि ये गलत होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है, जो जैसा आप बता रहे, तो क्योंकि महाराष्ट्र में ये सब पहले से ही बहुत सख्त कानून मौजूद है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ये कानून अभी मान लीजिए जाएगा, फिर वो उसमें विधानसभा में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा, फिर वहाँ बहस होगी और फिर उस पर बहुत सारा बवाल मचेगा। जो भी होगा उस पर बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, सदन में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, और उसके बाद में ये फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आएगा। ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति की जब मंजूरी के लिए आता है, तो यहाँ जो जांच पड़ताल जो सरकार करती है, केंद्र की अधिकारी, वो सब इन चीजों को देखते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है पक्ष क्या है, संविधान का पक्ष क्या है। तो यहाँ से मंजूरी मिलने का मतलब ये हुआ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी राय जो है वो केंद्र सरकार के हिसाब से राज्य के हित में है, राज्य के प्रस्तावित कानून के कायदे के। लेकिन सर लोगों में ये भय भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जिस प्रकार से रवैया है, आपने कहा कि उनका भी वो उस पर ओपिनियन लिया जाता है, राष्ट्रपति भी उन्हीं का है कि सुप्रीम कोर्ट की हम हालत देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से मैनिपुलेटेड है, जिस प्रकार से उनके फेवर में डिसीजन दे रहे हैं। तो जनता में ये जो है, असल में किसी भी कानून का, सरकार के एक्शन का जनता पे जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, तो वो असल में वो मैटर करता है। तो क्या सरकार की इसकी जो भूमिका है, वो जनता को थ्रेट देना चाहती है, डराना चाहती है, किस प्रकार से मतलब ये क्या है? वो आपने सही कहा। सरकारें अक्सर कर, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसको लोग क्रिटिसाइज करें, उसकी कमजोरियों को लोग उजागर करें, उसकी गलत जो नीतियां हैं, गलत काम हैं, उनको लोग उजागर करें। तो सरकार इसी से घबराती है। लोगों की जो प्रतिक्रिया है, जो उनके जो ओपिनियन है, अगर सरकार के अगेंस्ट बनती है, तो वो ऐसा कोई काम पसंद नहीं करना चाहते। वो सभी सरकारों का ये एक जो है ना पक्ष रहता है कि भाई उनको जो करने दो और ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, ज्यादा उनकी जो है एग्जामिनेशन मत करो कि क्या कर रहे, कैसे कर रहे, ठीक कर रहे, गलत कर रहे। तो सभी जो है चाहते हैं। लेकिन हमारा जो, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मसले जाते हैं
तो वो तो फिर पुराने बहुत सारे डिसाइडेड केसेस रहते हैं और उनको फिर सामने लाया जाता है। तो जो भी बेंच सुनेगी वो पुराने, अगर मान लीजिए 5 बेंच का जजमेंट है, 7 बेंच का जजमेंट है या उससे भी बड़ा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के मूल ढांचे का फुल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो वो कोई एक दो जज तो उसको बदल नहीं सकता, ना उसके खिलाफ जा सकता है। कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का कभी कोई अगर जजमेंट नहीं है तो वहां तो आप कह सकते हैं कि जो बेंच बनी है वो कुछ भी जजमेंट दे सकती है, लेकिन जो पहले से बड़ी बेंचों के जो जजमेंट होते हैं उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये तो पहला मसला है। दूसरा, अगर लोगों को लगता है कि इससे ऐसा कुछ हो जाएगा, तो अभी तो मान लीजिए ओपिनियन मांगी है, तो फिर भी लोग चाहें तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कह सकते हैं कि सरकार को जो है ना कायदे को जो प्रस्तावित किया है और इससे रोका जाए, इसकी दिशा दी जाए। तो फिर सरकार जो करेगी वो फिर हाई कोर्ट की उसमें निगरानी में रहेगा, उसकी एग्जामिनेशन में रहेगा। तो संस्था भी जा सकती है और व्यक्ति भी जा सकता है। तो सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को ये सब चीजें पता है जो आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, फिर भी इस प्रकार का कदम वो उठा रहे हैं। तो एक तो क्या है, और इसको लेकर के जनता ने क्या करना चाहिए, एक एज आपकी भूमिका जो है, आप जो पार्टी के उपाध्यक्ष है, तो उसकी एक भूमिका भी आप रखेंगे तो मतलब राजनीतिक दलों में भी एक प्रकार से देखिए, चेतना लोग होगी। सरकार को आलोचना करना ये सभी का फंडामेंटल राइट है। डेमोक्रेसी बिना सरकार की आलोचना के नहीं चल सकती और इसीलिए विरोधी पक्ष चाहिए होता है। बाबा साहब ने कहा है कि अगर सरकार की आलोचना करने वाला विरोधी पक्ष नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती, डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। विरोधी पक्ष का मतलब आप जनता को विरोधी पक्ष में मान रहे हैं? जनता भी मतलब विरोधी पक्ष मतलब जो सरकार की क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, सरकार के कामकाज को जो क्रिटिसाइज करता है, देखता है, उस पर निगरानी रखता है, नजर रखता है और फिर उसको गलत लगता है तो गलत बोलता है, तो ये एक विरोधी पक्ष है। इसमें केवल चुने हुए प्रतिनिधि ही नहीं, जनता भी कर सकती है। और सरकार की आलोचना ये एक क्राइम नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। जहां तक सरकार के काम करने का मसला है, तो काम करना अपनी जगह है। एक सरकारी आदमी है, तो उसके लिए तो पहले से ही कानून बना हुआ है, तो उसको तो वैसे ही कोई नहीं रोक सकता। तो जो पहले से ही कायदे बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, अब उन्हीं को लेकर के फिर दोबारा और ज्यादा लोगों को डराने वाली बात करना, ये जहां तक मैं समझता हूँ लोगों में सिर्फ एक भय पैदा करने की कोशिश है कि सरकार की आलोचना करना छोड़ दें। तो इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे पीपीआईडी हो, चाहे दूसरी जो विरोधी पक्ष है, पार्टियां हैं, उनको इस पर सरकार को घेरना चाहिए, आंदोलन करने चाहिए। एक राजनीतिक व्यक्ति होने के रूप में आप कुछ मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुछ बात मतलब संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से? और संदेश यही है कि कोई भी मुख्यमंत्री चाहे महाराष्ट्र का ही हो, लोगों को डराने का काम वो ना करे। इस तरह के कानून बना के, और लोगों के कुछ मूलभूत अधिकार हैं, संविधान ने दिए हैं, उन पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थाएं दी हुई हैं, तो उनके दायरे से बाहर न जाए और ऐसा न समझें कि हमेशा वो बने रहेंगे। दूसरी सरकारें भी आएंगी, तो डेमोक्रेसी है, कोई परमानेंट नहीं है, तो इसलिए वो ध्यान रखें कि उनको भी कभी अपोजिशन में जाना पड़ेगा। और ज्यादा अगर तानाशाही दिखाएंगे तो जनता जल्दी बाहर कर देगी फिर। तो इसलिए संविधान के साथ जो मूलभूत अधिकारों के जो प्रावधान है, इसलिए संविधान के साथ ज्यादा खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें, इससे उनको बचना चाहिए और लोगों के मूलभूत अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक आहे. आणखी एक मुद्दा आहे जो मला घ्यावासा वाटतो, तो म्हणजे जे आंदोलन सुरू आहे महाबोधी विहार मुक्तीच्या संबंधानं, मला असं वाटलं की सरांचं या संबंधानं आणखी मत घेतलं पाहिजे, कारण त्यांनी सुद्धा हे जवळून बघितलेलं आहे, अनेक वर्षापासून चळवळीमध्ये आहेत. त्यामुळं इसलिए मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का चल रहा है, ये तो बाबा साहब के समय से भी मामला था,
लेकिन हम देखेंगे कि बाबा साहब ने अपने आंदोलन पे फोकस रखा, मतलब उन्होंने इसमें ज़्यादा इंटरफेयर या उसमें घुसने की कोशिश नहीं करी। लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई एक समुदाय है, बौद्ध लोग हैं जिनका वो एक अस्मिता का विषय और वो न्यायिक भी है कि उनकी उनके उस पे कब्जा होना चाहिए, उनका नियंत्रण उस पे होना चाहिए। जो ब्राह्मण वहाँ घुसे हुए हैं और जिस प्रकार से वहाँ पर आडंबर या फिर जिस प्रकार से कर्मकांड फैला रहे हैं और वहाँ से जो भी आ रहा है, निधि वगैरह का मामला आ रहा है, तो उसको खा जाते हैं, इस प्रकार से है। तो एक अन्याय भी है ये, लेकिन इसमें ये मामला बहुत सालों से चल रहा है उस समय से। ये कहाँ तक ले जाएगा और कहाँ खत्म होगा, ये आपकी क्या ओपिनियन है? और कहाँ राजनीतिक मामला कहाँ अटका हुआ है ये? असल में नहीं, कहाँ राजनीति में अटका ये हुआ है? देखिए, ये मसला जो है पूरी तरह से राज्य सरकार के जो कानून बनाने की शक्ति है, ये उसके अधीन है। कि जो वो महाबोधि जो बिहार है बोध गया का, तो वो राज्य के कानून के अधीन है। वो जो आधे ब्राह्मण और आधे बौद्ध मिलाकर के जो मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई हुई है, उसको जो सुपुर्द किया गया है, हालांकि वो यूनेस्को का धरोहर है, विश्व धरोहर है। तो जो झगड़ा है, जैसा आपने बताया, वो बहुत पुराना है, ब्रिटिश पीरियड का कानून है, और तभी से इस पर ये जद्दोजहद चल रही है, आंदोलन चल रहा है। अब ज्यादा तेज हो गया है। तो लेकिन क्योंकि ये एक जगह का मसला है, हम ये नहीं मान सकते कि साहब अगर वो सारे बौद्ध हो जाएंगे मैनेजमेंट में, तो भारत जो है ना पूरा बौद्धमय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बौद्धमय बनाने के लिए किसी जगह के प्रबंधन की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो आपको लोगों को जागरूक करना पड़ता है, वैचारिक तौर पे तैयार करना पड़ता है। उनको बुद्धिज्म की तरफ क्यों जाना चाहिए लोगों को, इसके लिए उनको कन्विंस करना पड़ता है, वो जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। जहां तक मसला कब्जा है वहां पर, हाँ, जहां तक मसला जो मुद्दा है प्रबंधन का है, वो उसकी जो ओनरशिप है या उसका जो कंट्रोल है, तो संविधान हमारा धर्म निरपेक्ष है, और इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से अपने धर्म का काम करना चाहिए। तो जहां हम ये मसला हमने 16 तारीख को हमारी पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये उसमें आया, हमने चर्चा किया इस पर। और क्योंकि राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम धार्मिक काम तो कर नहीं सकते, लेकिन हम संविधान के अनुसार ये पक्ष रख सकते हैं। तो हमने फिर ये पक्ष रखा कि जहां तक जो संवैधानिक अगर भावना का ध्यान रखा जाए, धर्मनिरपेक्ष संविधान का ध्यान रखा जाए, हर धर्म को अपने हिसाब से काम करने का ध्यान रखा जाए, तो जो कानून में ब्राह्मणों को या गैर बौद्धों को उसमें रखा है, उसकी तो ब्राह्मणों की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो बौद्ध स्थल है। इसलिए वहां केवल बौद्धों को ही अगर रखते हैं, तभी वो जगह का सही इस्तेमाल और सही देखभाल उसकी वो हो सकती है। उसका जो भावना है विश्व भर में, वो सही ढंग से जा सकती है। तो वहां उसको जो करना चाहिए बिहार की सरकार को, और वहां से ब्राह्मणों को या किसी भी और को निकाल करके केवल बौद्धों को ही उसमें मैनेजमेंट में और उनके ही सुपुर्दगी में वो दे देना चाहिए। आपने कहा कि बिहार सरकार को इसका करना चाहिए, जनता को ये नहीं पता केंद्र करेगी, क्योंकि लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज रहे हैं। आपने कहा कि बिहार सरकार ने करना चाहिए, तो ये बिहार सरकार क्यों नहीं एक्शन में आ रही है? क्या कारण है इस वजह से? क्या इसमें राजनीति में कुछ चीजें अटकी हुई है? हाँ, देखिए, थोड़ा क्लियर करेंगे देखिए, राजनीति में क्या, डेमोक्रेसी में हर पार्टी जो है वो ये देखती है कि अगर मैंने ऐसा एक्शन लिया, अगर वो सरकार में है, तो कितना प्रतिशत वोट मेरे खिलाफ जा सकता है। तो अब जैसे बिहार में अगर मान लीजिए बिहार सरकार की बात ले लें, अब वहां बौद्धों का प्रतिशत कितना है, तो वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो ये लालू यादव भी रहे, उससे पहले ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री रहे, ठाकुर भी मुख्यमंत्री रहे, और अब ये हमारे शूद्र भाई भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू यादव रहे हैं, राबड़ी देवी, और अभी भी दूसरे शूद्र भाई वहां के मुख्यमंत्री, हम कह सकते हैं उनकी सरकार है। तो उसमें अब उनको कैलकुलेशन करनी है, गणना करनी है, देखना है कि भाई अगर मैंने ब्राह्मणों को निकाला तो बिहार में ब्राह्मण जो होंगे वो तो खिलाफ होंगे ही, ब्राह्मणों के साथ की नजदीकी जितनी जातियां हैं जो उनका समर्थन करती हैं वो भी खिलाफ हो जाएंगी।
और उनकी पॉपुलेशन जो है और ज्यादा नहीं तो 30% 25% के लगभग भी अगर हुई, तो वो दबंग जातियां होने के नाते वो और 20% लोगों को सरकार के खिलाफ वो खड़ा कर सकती हैं। तो ये राजनीतिक जो खतरा है या राजनीतिक जो गणित है, वो नीतीश कुमार को रोकती होगी, लालू को भी रोका होगा, राबड़ी देवी को भी रोका होगा, उनकी सरकारों को। इसलिए जहां तक राजनीतिक पहलू है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। हाँ, दूसरा मुझे नहीं लगता, क्योंकि संवैधानिक अगर भावना को देखें तो कर देना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कोई कोई हिच होनी चाहिए या कोई उसमें जो है कोई मुश्किल आनी चाहिए। संवैधानिक कोई रुकावट नहीं बन सकती। जहां तक आपने कहा राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, हमारे यहाँ ये संवैधानिक प्रक्रियाओं की समझ लोगों को कितनी है हम जानते हैं। हम पिछले 8 साल से संविधान पर जागरूकता कार्यक्रम चला रहे, तो हम जानते हैं कि देश में 1% लोग भी संविधान को नहीं समझते, कानून को नहीं समझते। तो लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को इसलिए भेजते हैं कि राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि वो वहां से गृह मंत्रालय को जाएगा और गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो सब उसको फिर देखेंगे। और जो संबंधित मंत्रालय है जो धर्म के मामले को जो देखता है, माइनॉरिटी अफेयर्स है जैसे, तो वहां जाएगा, उनकी फिर प्रतिक्रिया ली जाएगी, वो सब ली जाएगी और उसके बाद में फिर वो राज्य सरकार को एक प्रकार से केंद्र के द्वारा दबाव लाने का ये जो भावना जनता की सामान्य सी बनी हुई है, इस मामले में देखने को हाँ, मिलती है। क्या सच में दबाव बनता है क्या इससे? दबाव तो देखिए ऐसा है कि जब तक बहुत राजनीतिक गणित नहीं प्रभावित करेगा, वोट का गणित जब तक, वही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, सबसे बड़ी वही चीज है प्रजातंत्र में। तो अगर इस आंदोलन से मान लो बिहार के 40% लोग भी जुड़ जाते हैं, वहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी और दूसरे जो बौद्ध धर्म को पसंद करते हैं, चाहे कायस्थ हो चाहे कोई भी हो, अगर वो भी जुड़ जाते हैं, तो फिर वहाँ की सरकार इसको आनन फानन में कर देगी, फिर वो देर नहीं करेंगे। तो इसलिए वो राजनीतिक गणित तो है ही, राजनीतिक प्रभाव मुख्य मुद्दा है। और जब तक उनको नहीं लगेगा कि भाई इस मुद्दे से हमारी सरकार जा सकती है या अगले चुनाव में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो मुझे नहीं लगता तब तक वो करने वाले हैं। लेकिन आंदोलन है, जारी रहना चाहिए। जिन लोगों की उसमें आस्था है, जो लोग चाहते हैं, तो रहना चाहिए। जहां तक हमारा मसला है, सिद्धांततः हम इस बात से सहमत हैं कि बौद्धों का स्थल है, तो बौद्ध लोग ही उसके प्रबंधन में रहने चाहिए, वही उनके कंट्रोलर रहने चाहिए। साथियों, ये मामला जो सॉरी मित्रांनो, जर हा याच्यातून सगळं काही जे निघून आलेलं आहे की बिहारच्या चळवळीमध्ये व याच्यापूर्वीचे सरकार राहिलेले आहे, अनेक लोक देशभरामध्ये लालूंना आपला हिरो समजतात चळवळीमध्ये. नितीश कुमारलाही काही लोक आज हिरो समजतात मागासवर्गीय असल्यामुळे, किंवा त्याच्या पूर्वीचे जे काही मुख्यमंत्री झालेले असतील ते सर्व मागासवर्गीय झालेले आहे. तर म्हणजे बघा, आता सरांनी जे काही विश्लेषण केलेलं आहे की बौद्धगयाच्या मॅटरमध्ये राज्य सरकारच जे काय आहे ते फायनल डिसिजन घेऊ शकतात आणि जनतेचा जो समज आहे की राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून एक प्रकारचा दबाव निर्माण केला जाऊ शकेल, तर म्हणजे काय आहे की राष्ट्रपतीला दबाव निर्माण करायचा नाही आहे, केंद्रातून त्यांना काही बोलायचं नाही आहे, आणि बिहारमध्ये सरकारमध्ये बौद्धांची संख्या किंवा राज्यांमध्ये बौद्धांची लोकसंख्या जी आहे ती अशी अतिशय कमी असल्यामुळे त्यांना काही राजकीय भय वाटत नाही. बिहारच्या कोणत्याही येणाऱ्या सरकारांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना, वर्तमानातले असतील किंवा मागचे असतील, त्यांना काही भय वाटत नाही. आणि त्याच्यामुळे देशभरातून किंवा जगभरातून कितीही लोकांनी तिथे येऊन हे केलं तर याचं राजकीय समीकरण बिहारपुरतं असल्यामुळं त्यांना त्याचं काही महत्व वाटत नाही. ते फक्त असा विचार करतात, करू द्या ना आंदोलन, येऊ द्या, राष्ट्रीय स्तरावरून बौद्ध येऊ द्या, बसू द्या, लाखोच्या संख्येमध्ये येऊ द्या, पण बिहारमध्ये याचं राजकीय गणित बिघडत नसल्यामुळं सरकार याच्याकडे बिलकुल मूग गिळून बसलेलं आहे आणि काय त्यामध्ये प्रतिक्रिया करत नाही. अशा प्रकारचा हा बौद्धगयाचा मुद्दा आहे. आणि त्याच्यामुळं या संबंधाने कशा प्रकारची वाटचाल करायला पाहिजे, कशा प्रकार म्हणजे किस प्रकार से इस पे आगे बढ़ना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के, वही है। देखिए, जहां तक कानूनी मसला है, तो कानून तो पहले बना ही हुआ है, जिसके तहत वो ट्रस्ट बना है और उसमें जो आधे 50% हिंदू और बौद्ध जो रहते हैं, तो कानूनी तौर पर तो इसको नहीं कुछ किया जा सकता, वो सुलझेगा नहीं।
वो कानून में बदलाव करके सुलझेगा, और वो बदलाव करने की जो पावर है वो बिहार सरकार के पास है। हाँ, वो बिहार सरकार जब केंद्र को भेजेगी तो केंद्र अपने हिसाब से फिर देखेगी। वो केंद्र का काम इतना ही होता है, संवैधानिक पक्ष देखते हैं और उसमें केंद्र के कानून को देखते हैं कि केंद्र के कानून के खिलाफ तो नहीं है राज्य का कानून, और या संविधान के खिलाफ तो नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग्स है, जजमेंट्स हैं, उनके खिलाफ तो नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि केंद्र में कोई ऐसी अड़चन आएगी। मुख्य जो मसला है डिसीजन लेना है वो बिहार सरकार को लेना है, तो उसमें आंदोलन को तेज कर सकते हैं, करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बिहार की जो जनता है उसको इसमें शामिल करने की कोशिश होनी चाहिए। मतलब उसको उसके पुराने इतिहास के ऊपर जनजागरण करने की जरूरत है, ऐसा बताना चाहते हैं। इतिहास करें ना करें, देखिए वो कानून का मसला है, आप इतिहास में करें जाए न जाए, सवाल ये है कि जिस मुद्दे पर लड़ रहे कि भाई ये बौद्धों का तीर्थ स्थल है, बौद्धों का स्थल है और बुद्ध से जुड़ा हुआ है, तो इसको बौद्धों को ही कंट्रोल करने देना चाहिए, बौद्धों को ही उसका मैनेजर रखना चाहिए, मैनेजमेंट में रखना चाहिए। इस मुद्दे से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है, बिहार राज्य के, बिहार के लोग, तब बिहार की सरकार राजनीति प्रभावित कर सके। तब बिहार की सरकार पर क्या इसमें जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दबाव बन रहा है इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है इस मैटर में सुलझाने के लिए? लोग यह आशा से देख रहे हैं कि जो देश के लोग आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव जो है वो तो बहुत समय से है, क्योंकि ये विश्व धरोहर है, मैंने जैसे आपको बताया डिक्लेयर्ड है। नहीं, उन्हें ये नहीं पता ना कि वहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है इस प्रकार से? नहीं पता है, उनको सब पता है, ऐसा नहीं है, सबको सब पता है, यूनेस्को को भी पता है, ये आंदोलन इतने सालों से चल रहा है, तो न पता होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन केंद्र की जो सरकार है वो भी नहीं चाहेगी कि अगर वहां ब्राह्मणों को निकाल दिया तो पूरे देश का जो ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं, आबादी है, वो केंद्र के जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले जाएंगे। तो वो एक बड़ी जो है वो वोट बैंक है देश में, और वो खोना नहीं चाहेंगे। तो क्योंकि वो तो हिंदू कार्ड खेल रहे, तो वो ऐसा कोई जो है वो नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए विश्व का जो प्रभाव या दबाव है वो केंद्र पर तो काम कर सकता है, क्योंकि वो उधर इधर हमारे जो बाइलेटरल रिलेशंस होते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसीज में हम जाते बात करते हो, लेकिन राज्य पे क्या फर्क पड़ने वाला है? राज्य का तो अपनी सत्ता देखेगा कि मेरी सत्ता जो है टिकेगी कि जाएगी। तो इसलिए ये मसला बिहार की ज्यादा से ज्यादा आबादी को इस मुद्दे के समर्थन में लाकर ही वो सुलझ सकता है, और उसमें केवल SC ST OBC के जो लोग हैं, या जो अवर्ण जातियां हैं, जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं, तो जिनका अब जैसे बुद्ध को लोग बोलते क्षत्रिय थे, तो फिर सारे ठाकुरों को इसके साथ जाना चाहिए। और ये भी बोलते हैं कि जैसा बाबा साहब ने कहा है कि जब मौर्यों का शासन था तो देश की जो 95% जो आबादी थी वो बौद्ध थी, यानी आज का पूरा OBC, पूरा SC, पूरा ST, ये सब उस समय बौद्ध थे। तो ये बातों को समझाते हुए इससे OBC को जोड़ा जा सकता है। उनकी जो है ना सम्मान का सवाल है, उनके गौरव का सवाल है, ऐसा करके तो अगर जोड़ सकते हैं तो ये मसला बिहार सरकार पर दबाव डाल सकता है। तर मित्रांनो, बघत असाल की महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधाने जो कायदा राज्य सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये आणलेला आहे, त्या संबंधानं जास्तीत जास्त भय निर्माण करणे, पण त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा अडचणी वगैरे आहेत आणि त्याला सुप्रीम कोर्टामध्ये किंवा हायकोर्टामध्ये तशा प्रकारचा अभिव्यक्तीच्या याच्यामध्ये करता येईल. अनेक एक्सपर्ट याच्यावर कामं करतील, पण मला असं वाटतं की या संबंधानं जी चर्चा व्हायला पाहिजे, आणि जे भय राज्य सरकार निर्माण करू पाहते, तर ही चळवळ बंद करायसाठी जे SC ST OBC मराठा मुस्लिम या संबंधानं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काम करत आहेत, तर ते आंदोलन त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही, आणि त्याच्यामुळे एक प्रकारची भीती निर्माण करण्यासाठी ते करत आहेत, आपल्या ॲक्शन त्यातून ते करत आहेत. परंतु मला नाही वाटत की महाराष्ट्रामधले आंदोलन या संबंधानं बंद होतील, आणि ते अभिव्यक्तीच्या ज्या मुख्य जो आहे त्या संबंधानं त्यांना काही सफलता मिळेल. त्यामुळं एक तर घाबरायची गरज नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट की हा जो मुद्दा बौद्ध गयाचा होता, तर त्या संबंधानं राजकीय सगळं काही राज्य सरकारच्या हातामध्ये आहे
केंद्राच्याही नाही आणि तसं पाहिलं तर इंटरनॅशनल लेवलवर याला काही जरी प्रदर्शनं झाले तरी ते काय मोठ्या प्रमाणामध्ये हे करणार नाही. परंतु बिहार राज्यातले जे काही लोक आहेत, बुद्धिस्ट लोक, यांनी मोठ्या प्रमाणात जागृत होऊन आणि दुसरे जे सरांनी सांगितल्याप्रमाणे जे ओबीसी आधीचे किंवा ट्रायबल्स लोक त्या एरियात असतील, तर हे जे लोक या काळामध्ये बुद्धिस्ट होते, तर तो नंतर ब्राह्मणांनी त्यांचा इतिहास ब्राह्मणीकरणामध्ये आणला आणि त्यांचं सगळं ब्राह्मणीकरण केलं. तर जोपर्यंत याच्यामध्ये बहुमतामध्ये येऊन त्या लोकशाही विचाराशी आणि आपल्या ऐतिहासिक धरोहराशी लोक जुळतील, तशा प्रकारे जागृती जवळ निर्माण होत नाही, तोपर्यंत बिहार राज्य सरकारमध्ये कोणी जरी आलं त्यांनी याच्यात भीती वाटणार नाही की त्यांचे सरकार धोक्यात आहे. म्हणजे एकंदरीत हा राजकीय मुद्दा आहे आणि त्यामुळे या अनुषंगानं जागृती करण्याची मोठी गरज आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत एस धम्मी, जे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिकचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते, त्यांना या संबंधाने त्यांचे मत जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे. काय तुमचे कमेंट आहे त्या संबंधाने, काय मत आहे मांडावं, काय तुमचे सजेशन असतील या विषयावर, काय करायला पाहिजे, आपण कमेंटमध्ये या ठिकाणी आपलं मत मांडावं. आणि अशाच प्रकारे MNT मराठी बघत राहा. धन्यवाद सर. जय भीम, जय संविधान. MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें. साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें.